तो मेरा भाई पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट और उसका पहला दिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पाकिस्तान पहले सेशन के अंदर ऐसा छाया होता है कि मोहम्मद अब्बास की 3 विकेटें आती हैं लाइक बैक टू बैक। आप कह लो कि भाई पहले वो खेलने ही नहीं, बेन डकिट को खेलने नहीं देता, बेन डकिट को समझ नहीं लग रही होती कि मोहम्मद अब्बास को कैसे खेलना है। मोहम्मद अब्बास उसकी विकेट उड़ाता है, मोहम्मद अब्बास उसके बाद जो एमिलियो गे है उसको लेकर चले जाता है और फिर उसके बाद जो विकेट पाकिस्तान को आज के दिन की सबसे अहम विकेट चाहिए थी, जो कि 60, 70, 100 से कम आउट ही नहीं होता, जोए रूट, उसको मोहम्मद अब्बास आउट करता है और उसे चलता करता है। तो मोहम्मद अब्बास के या जोए रूट के जाने के बाद पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ जाता है और उसके बाद मोहम्मद अली आकर विकेट ले लेता है हैरी ब्रूक की। तो पाकिस्तान 4 विकेटों के साथ पहले सेशन का एंड करता है। मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छे कलर्स के साथ कि भाई अब तो सीन सेट है, 80 स्कोर है, 4 खिलाड़ी उनके टॉप के उड़ा दिए हैं, अब उसके बाद सीन सारे सीने। लेकिन अगला सेशन शुरू होता है कैच ड्रॉप के साथ कि वहां पर शान मसूद पहला कैच ड्रॉप करता है। वहां पर जो कैच ड्रॉप होता है वो पाकिस्तान को फिर से एक बार पकड़ जकड़ के रख लेता है। पाकिस्तान का वो कैच ड्रॉप होता है, फिर उसके बाद रन आउट हो जाता है लॉरेंस, डॉन लॉरेंस, और उसके बाद कहानी शुरू होती है अगली, यानी कि जो उनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगती है 67 स्कोर की, कॉक्स की और जिमी स्मिथ की 67 स्कोर की वो पार्टनरशिप लगती है और उसमें सबसे पहला हिस्सा डालता है सऊ शकील। यानी कि आज जिमी स्मिथ ने अच्छा खेला है, जैकॉक्स ने अच्छा खेला है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जो इमाम अल हक है उसने भी अच्छा खेला है, जो उसके बाद सऊ शकील है उसने भी अच्छा खेला है, और नो डाउट मोहम्मद रिजवान ने भी उनकी तरफ से अच्छा खेला है, जबकि हमारी तरफ से मोहम्मद अब्बास ने अच्छा खेला है। बाबर आजम की कप्तानी अच्छी हुई है। आप चेक कर लें कि गेम पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है और वहां पर जो सऊ शकील है वो कैच ड्रॉप कर देता है। सऊ शकील हाथ ही नहीं लगाता, कैच निकल जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि यार ये मैंने पकड़ना था। मतलब वो इस तरह से सवाल कर रहा होता है अपने आप से, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान कहता है कि यार छोड़ तो दिए, ये जाके वो गेंद तो पकड़ ला। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास, वैसे मोहम्मद रिजवान भी चाहता तो वो कैच पकड़ सकता था। उसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे चलती है तो जिमी स्मिथ का फिर से कैच आता है मोहम्मद रिजवान के पास। उस टाइम वो खेल रहा होता है तकरीबन कोई 20 के ऊपर। पहले उसका कैच ड्रॉप होता है कोई 7-8 के ऊपर, फिर उसका होता है 20 के ऊपर। तो उसके बाद वो कहता है कि जब ये आउट मुझे करना नहीं चाह रहे तो मेरी क्यों कोशिश है कि मैंने आउट होना ही होना है। तो उसके बाद उसने ओवर के अंदर 3-3 चौके मारने, कभी इधर चौका कभी इधर चौका, कोई लाइक इस तरह से उसने धोना शुरू कर दिया। और जो पाकिस्तान ने स्कोर्स को ऐसे पकड़ जकड़ कर रखा हुआ था और सीन हमें लग रहे थे कि यार 160-170 से ऊपर हमने जाने नहीं देना, वो सीन एकदम से ऐसे रुकते हैं और ऐसा इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं कि दूसरे सेशन के अंदर वो हमें 1 विकेट के ऊपर 100 स्कोर मारते हैं। विकेट कितनी देते हैं? 1 ही, और फिर साथ में हमें 100 स्कोर वो मार जाते हैं, मतलब 180 हो जाता है। अब तीसरा सेशन शुरू होता है 180 के बाद और कहानी चली जाती है अब 248 पर। अब 48 और 20 कितने हो गए? 68 स्कोर। 68 स्कोर ये तीसरे सेशन के अंदर भी आ गए, लेकिन यहाँ पर 2 बैक टू बैक विकेटें लेकर चला जाता है मोहम्मद अली और फिर मोहम्मद अब्बास आता है और वो आकर आर्चर को बॉल्ड कर देता है। तो ये है पहले दिन का खेल का इख्तिताम कि पाकिस्तान ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया। जबकि अगर मैंने आपको बाबर आजम की कप्तानी के मास्टर स्ट्रोक बताया है कि जैसे ही जो रूट होता है वो 3 कदम क्रीज से भी आगे आकर खड़ा होता है और बाबर आजम वहाँ पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है कप्तानी का और वो फील्ड पूरी की पूरी चेंज करता है और जो रूट को वापस मजबूर करता है कि वो वापस क्रीज के अंदर जाए और मोहम्मद रिजवान को विकेट के ऊपर लेकर आ जाता है और मोहम्मद अब्बास जो है वो बॉलिंग कर रहा होता है। तो इसलिए जोए रूट जैसे ही वापस आता है उसका वो वाला जो उसने आगे जाकर सोचा होता है कि मैंने आगे बढ़कर खेलना है, आगे बढ़कर मैंने शॉटें लगानी है, वो सारा उसका काम खराब हो जाता है। तो इस तरह से वो अपनी विकेट खोता है। वो होता है बाबर आजम का मास्टर क्लास। अब आप लोग कहेंगे कि कहानी तो फिर भी 248 तक चली गई, तो किधर है बाबर आजम की कप्तानी? या तो स्वाद आता बाबर आजम 160-140 के ऊपर ऑल टीम को आउट करता, फिर मजा आता। लेकिन अगर आपको मैं ये चीज बताऊं कि अगर पाकिस्तान वो 5 कैच ड्रॉप ना करता, जिसमें 2 इमाम अल हक ने, 1 सऊ शकील ने, 1 रिजवान ने और 1 जो आपका शान मसूद है, ये 5 कैच अगर ड्रॉप ना होते तो पाकिस्तान उनको 160 पे ही पकड़ लिया था। पाकिस्तान 160 से ऊपर नहीं जाने दे रहा था उनको। और अगर ये 5 कैच टाइमली पकड़ लिए जाते तो शायद 160 की भी कहानी न बनती। पाकिस्तान ऐसा अपना वो कम बैक बताता कि क्या ही ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था कि भी उन्होंने कम बैक किया।
पाकिस्तान ने भी वैसा ही कमबैक करना था, मतलब 110 120 के ऊपर उनकी ऑल टीम आउट करनी थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास एक फील्ड सेट हो जानी थी कि अगर आप 250 भी बनाते हो, 300 भी अपनी अपनी बैटिंग के साथ बनाते हो, तो फिर आपके पास एक फील्ड सेट है और उसके बाद आपको टारगेट ही मिलना था, वो चाहे फिर 50 का मिलता फिर चाहे 100 का मिलता। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। पहले दिन के इख्तिताम तक, पहले सेशन के एंड तक हमें यह था कि पाकिस्तान 150 नहीं करने दे रहा, लेकिन अब वो 250 तक पहुंच चुके हैं। तो 100 स्कोर ये जो एक्स्ट्रा है ये बनाएगा कौन? एक तो वो आएंगे कल, वो जैसे ही खेलने के लिए आएंगे वहां पर देखा जाएगा कि जी पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जब वहां पर प्लेइंग 11 कैसे शुरू करता है, पाकिस्तान कैसे मैच खेलना शुरू करता है, फिर थोड़ी सी चीजें समझ आती। तो ये सीन है। पाकिस्तान ने पहला दिन बहुत अच्छा खेला है, पहला सेशन बहुत अच्छा खेला है। दूसरे सेशन के अंदर पाकिस्तान ने कुछ 26 ओवर के अंदर 100 स्कोर खाया है, जो कि वेरी बैड। 26 ओवर के अंदर 100 स्कोर और फिर साथ में सिर्फ 1 विकेट। तो ये जो डैमेजिंग चीजें हैं ना, ये इन्होंने डैमेज किया है, जरूर किया है। तो एक बैड रोशनी की वजह से उन्होंने टीम्स को वापस भेजा है। अब शायद ये आज का दिन शुरू हो, लेकिन अभी तक की जो कहानी ऐसी है कि वो पहले दिन का इख्तिताम हो ही चुका है। अब इससे आगे क्या करना। लेकिन इंग्लैंड वाले चाहते होंगे कि शायद उनकी आखिरी विकेट भी ये गिर जाए और पाकिस्तान को अर्ली मौका दे दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की भी कोई 2-3 विकेटें जल्दी से ये जो कम रोशनी है इसके अंदर गिरा ली जाए। लेकिन अब उनकी अपनी ही वहाँ पर टेक्नोलॉजी है। आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर क्या मैच शुरू करवाते हैं या नहीं। लेकिन पहले दिन के इख्तिताम तक कहानी इतनी और सीधी सादी है कि पाकिस्तान ने अपने ये जो कैच ड्रॉप हैं इनकी वजह से मार खाई है। कि पाकिस्तानी बॉलर्स और नो बॉल्स का क्या रिश्ता है। मतलब टेस्ट के अंदर आपके जो बॉलर्स हैं वो 21 एक्स्ट्रा देते हैं, जिसमें 10 से 11 वो नो बॉल करवा देते हैं। और ये नो बॉल एक भी अगर ऐसी होती है कि आपकी विकेट आती है और आपको अंपायर नो बॉल का इशारा दे देता है, तो भाई उससे ज्यादा डैमेजिंग चीज कोई नहीं होगी, उससे ज्यादा आपका डैमेज नहीं कोई होने वाला। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये नो बॉल क्या है। और मोहम्मद अली कोई एक ओवर ऐसा जा ही नहीं रहा था कि जिसके अंदर वो नो बॉल ना करवाए, और उसका साथ फिर खुर्रम शहजाद ने भी देना शुरू कर दिया कि खुर्रम शहजाद भी नो बॉल करवाए जा रहा है। मतलब ये बांग्लादेश से शुरू हुआ, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने इसी तरह नो बॉल्स करवाई, फिर ये वेस्ट इंडीज चले जाते हैं, वहां पर भी ऐसे ही नो बॉल करवाते हैं और ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान के जो कोचिज हैं, फास्ट बॉलर कोचिज, उमर गुल उधर बैठे हुए हैं, उमर गुल इनको क्या बता रहे हैं कि नो बॉल करवाना सेहत के लिए अच्छा है। मतलब इससे आपका हाजमा ठीक रहता है, आप जो भी आपने स्कोर खाए होते हैं वो हजम हो जाते हैं। मतलब क्या है भाई, ये नो बॉल आपको डैमेज करके रख देगी। एक भी नो बॉल ऐसी हुई कि जो कि हैरी ब्रूक को करवा ली आपने, जो रूट को या किसी बॉलर को भी आपने करवा ली और वो उस पर आउट हुआ और आपकी नो बॉल हुई। एक मान नहीं होती है, 2 मान नहीं होती है, ये हर ओवर में एक एक करवा रहे हैं। और खुर्रम शहजाद ने तो एक ही ओवर के अंदर 2 इकट्ठी गेंदें नो बॉल करवा दी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। इनको यहीं पर रोक लो, यहीं पर थाम लो, ये आगे नहीं जाने वाला। ये आगे लेकर जाने वाले वो चीजें नहीं है। ये आपका कल्चर नहीं है कि आप, हमारा कल्चर है, हम इसे साथ कैरी करेंगे, हम इसे साथ लेकर जाएंगे। भाई बस कर दो, खुदा का खौफ करो। कितनी नो बॉलें करवानी, कहीं ये सत्यानाश ना हो जाए पूरा। लेकिन हम दिन के इख्तिताम पर ये कहेंगे कि 248 और साथ में 9 विकेटें गिराना, और अपनी बॉलिंग को देखते हुए कि हमारी बॉलिंग ने पीछे क्या कर रखा है, क्या कर रही है, उसको देखते हुए हम अगर ये बात करें तो हमें इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर ही नजर आई है। पिछले मैच के अंदर जिस तरह से इन्होंने स्कोर्स दिए हैं, पिछले मैच के अंदर जिस तरह से इन्होंने रन्स दिए हैं कि भाई अंबार लगाए हैं कि हर ओवर के अंदर फास्ट बॉलर भी 3-3 4-4 चौके दे रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अली का आज मैंने एक ओवर, एक गेंद, आप तो शायद आते जाते रहोगे, मैंने एक ओवर पूरा तसल्ली से देखा है। 22 ओवर के अंदर एक बॉल ऐसी करवाता है कि आप कहते हो खूबसूरत, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 2 गेंदें ऐसी करवाता है कि बंदा कहता है कि यार इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। और 3 बॉलें उसकी नॉर्मल होती हैं, जो कि ना अच्छी होती हैं ना बुरी होती हैं। ये आपको मैंने उसका पूरा ओवर बताया। खुर्रम शहजाद का मैं आपको बताता हूं। खुर्रम शहजाद का सीन ये है, उसकी 5 गेंदें ऐसी होती हैं कि आप तसल्ली से उसे चौका मार सकते हो। एक गेंद ऐसी होती है कि जिसे आप डिफेंसिव मोड में जाते हो, वो अच्छी गेंद वो भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि यार इसे रोक लेते हैं, इस पर रिस्क नहीं लेते।
5 गेंदें उसकी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर वो ना विकेट के अंदर होती हैं, ना वो पैड के अंदर होती हैं, और फिर उसकी स्लो स्पीड होती है 128, 123, 125, 131, 130, जिसके ऊपर आपको पता चल जाता है उसकी मूव से ही कि यार इसने कितना को आगे जाना है। आप तसल्ली से उसे शॉट मार सकते हैं। आपके बॉलर्स को, उमर गुल को शायद इनको बताना होगा कि यार यॉर्कर्स ये नहीं होते जो तुम लोग मार रहे हो, तुम लोग उनके पाँव के आगे गेंद रख रहे हो। यॉर्कर्स वो होते हैं जिनके साथ स्पीड होती है, वो स्पीड जो होती है वो आपका यॉर्कर बनती है और वो उनको उखाड़ती है। ये 123 की स्पीड के साथ कौन सा यॉर्कर होता है? इस स्पीड के साथ आपने थोड़ा सा पीछे ही रहना होता है। अगर आपने जीतना हो ना जंग के अंदर, तो सामने आप देखो ना कि 10,000 का एक लश्कर है या 10,000 के लोग खड़े हैं और आप दूसरी तरफ 200 हो, तो फिर आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट उनसे सोचना पड़ता है, फिर ही आप कुछ कर पाते हो। आपके सामने वो तगड़े बैटर हैं, आपके सामने वो उनका होम ग्राउंड है, वहां पर आप उनसे पंगेबाजी करते हो। दैट्स नॉट गुड। आपको थोड़ा सा चीजें समझनी चाहिए, आपको थोड़ी सी चीजें अपग्रेड करनी चाहिए, थोड़ा सा यार देख लो। जबकि आपको मैंने पूरे दिन का अहवाल बता दिया है, अपने बॉलर्स की कमियां बता दी हैं, जबकि अपने फील्डर्स की कमियां बता दी हैं।